एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआरएम आईएएस। स्वागत है आप सभी का हमारी इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। आज देखने वाले हैं हम 18 सितंबर के करंट अफेयर्स को। टॉपिक्स देखते हैं क्या कहता है। पहला है केसेस विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर। गवर्नर जो होते हैं उनका डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, कुछ है भी कि नहीं। तो कुछ केसेस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर किया है, समझेंगे। सेकेंड कहता है यूज़ ऑफ टेक एंड वेलफेयर। इसमें देखेंगे आर्टिकल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये कि वेलफेयर के कामों में गवर्नमेंट चाहती है कि इसको अपग्रेड किया जाए, मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर को, टूल्स को इम्प्लीमेंट करके इसको फास्टन करा जाए, आसान किया जाए। लेकिन कुछ ग्राउंड दिक्कतें हैं, उसको समझेंगे हम। थर्ड कहता है मेसोर आइबेरिकस, ये क्या है, एक एंट की प्रजाति है, ये न्यूज़ में देखेंगे इसको। फिर सारनाथ, आप जानते हो कल हमने डिस्कस किया था सारनाथ के बारे में, क्योंकि ये इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए इसको नॉमिनेट करा गया है। लेकिन कल जो फैक्ट्स देखा था हमने, तो उसी टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ अदर फैक्ट्स आज पेपर में आए हुए हैं, देख लेते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिफ्थ कहता है डिजास्टर मैनेजमेंट एपरेटस विद रिस्पेक्ट टू हेवी रेन्स इन हिमालयाज। इसका मतलब क्या है हमने कल देखा था कि ज्योग्राफी क्या है, हेवी रेन्स जो होती है हिमालयाज में, स्पेशली वेस्टर्न हिमालयाज में क्यों हो रही हैं उसको समझा था। हमने ये भी समझा था कि जो नुकसान है वो हिमालयाज में अगर बारिश होती है वहाँ पे ज़्यादा क्यों होता है। स्पेशली हम वेस्टर्न हिमालयाज की बात करें, मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है, वो समझ लिया था हमने। आज देखेंगे हम कि मेंस में क्वेश्चन पूछता है इसके रिगार्डिंग, अगर तो आप लिख दोगे ज्योग्राफी ये है, टोपोग्राफी ये है, बट एंड कैसे करोगे। तो इसमें बताया गया है कि वे फॉरवर्ड क्या करना चाहिए, ठीक है, आगे, ताकि नुकसान कम हो पाए, जो लोग हैं उनके अंदर अवेयरनेस बढ़ पाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। चलिए फर्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या कहता है, जुडिशियल नज फॉलोइंग स्टक लेजिस्लेटिव बिजनेस। देखो आर्टिकल का यहाँ पे ठोस मुद्दा क्या है, कोर यहाँ पे क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि जुडिशरी क्या है, एक बॉडी है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट से, ठीक है, तो वो किस प्रकार से लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है, इसका मतलब क्या, बिल कुछ आता है, पास होता है, जो होता है उस प्रोसेस में वो किस प्रकार से कुछ नज कर रही है, कुछ पुश, कुछ मोटिवेट कर रही है। तो यहाँ पे कोर बस इतना सा है कि जुडिशरी कहाँ तक क्या कर सकती है, ठीक है। इसमें डिस्कस, इसको मतलब मुद्दा यहाँ पे इशू क्या उठाया गया है, तो हम जानते हैं अप्रैल 25 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। क्या बोला था उसमें, जो गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, उनके पास कोई बिल आता है अगर, तो विद इन 3 मंथ्स उनको डिसाइड करना है कि उस बिल पे करना क्या है, असेंट देना है, वापस भेजना है, क्या करना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आर्टिकल 143, आप देखना हमारा 15 सितंबर का लेक्चर, उसमें इनको अच्छे से डिस्कस करा गया, PDF भी दी गई है, ठीक है। तो 143 के तहत क्या हुआ, जो प्रेसिडेंट साहिबा हैं उन्होंने पूछा कोर्ट से, क्या पूछा कि क्या जुडिशरी ये अधिकार रखती है, ये पावर रखती है कि वो एग्जीक्यूटिव्स को निर्देशित कर सके, बता सके कि आपको क्या करना है, कितने दिन में कब करना है। इस पर डिस्कशन चल रहा है। अब देखते हैं आर्टिकल क्या कहता है। चलिए अब देखते हैं पेपर में क्या कहता है। देखो हम यहाँ भी फोकस कर रहे हैं यहाँ पर, इस पर आप देखो, स्क्रीन पर देखो क्या कह रहा है। एक आर्टिकल है 200, आर्टिकल 200, तो हम जानते हैं गवर्नर है, उनके पास कोई बिल आया पास होके स्टेट लेजिस्लेचर से, ठीक है, तो गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं, असेंट देना, विथहोल्ड करना, रिटर्न करना, या प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए उसको रिजर्व करके रख देना। ये चारों, एक सेकंड, ये चारों ऑप्शंस कहाँ दिए गए हैं, आर्टिकल 200 में। ओके ठीक है, यहाँ मुद्दा क्या उठ रहा है, यहाँ पर कोर क्या है, यहाँ पर कहता है कि हमें पता है गवर्नर इन चारों में से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्ट करने से पहले आर्टिकल 200 में जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें एक्ट करने से पहले हमको जानना ज़रूरी है कि क्या गवर्नर के पास डिस्क्रिशन है, मतलब इन चारों ऑप्शंस में से उनको जो करना है वो अपने दिमाग से करना है, या फिर यहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करना है। यहाँ पे इस मुद्दे को उठाया गया है। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, इसमें क्या कहता है। देखो तो इसमें एक आर्टिकल दिया गया है 163। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, हम जानते हैं, पढ़ रखा है पॉलिटी में हमने, ये कहता है कि इन जनरल केस, जनरली क्या होता है, कोई गवर्नर है, उसको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उस काउंसिल के एडवाइस पर ही काम करना होता है, ओके। लेकिन अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है, कहता है एक्सेप्ट द मैटर्स स्पेसिफाइड और अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, कहता है ऐसे कोई मैटर दिए गए संविधान में जिसमें ये कहा गया है स्पेशली इन मैटर्स पे जो गवर्नर हैं उनको अपनी बुद्धि से काम करना है, अपने मन से काम करना है, तो वहीं पे गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर करने का छूट है। नहीं तो इन जनरल क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 163 गवर्नर शुड वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है।
यहाँ देखते हैं आगे, देखो कुछ केसेस के नाम दिए गए हैं यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से इसको इंटरप्रेट किया है, क्या कहा है यहाँ पर। तो पहला कहता है शमशेर सिंह केस, नबम रेबिया केस, हम देखते हैं पहले इन केसेस को फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ देखो एक इम्पॉर्टेंट कहता है कि सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन, देखो इसको हमने पढ़ रखा है, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, और इस पर डिस्कस करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये बहुत लंबा रिकमेंडेशन है इसका। तो मोटा मोटा क्या देखो यहाँ पर है, अगर आप देखोगे ना तो सरकारिया कमीशन है, पुंची कमीशन है, वो कहता है कि गवर्नर जो है वो सेम बात उसने भी कही है कि जहाँ वो डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करता है ना, वो जो संविधान है उसके स्ट्रक्चर को, मतलब फेडरलिज्म जो है उसको प्रभावित नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं कुछ केसेस को। अब देखिए ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्यों? क्योंकि मेंस के पेपर में आपको पूछ देगा अगर जस्टिफाई करने कि गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, इनइफेक्टिव है, आपको ऐसा कुछ भी दे दिया है, आप क्या करोगे? आपको जो भी लिखना है वहाँ पर आप उसको जस्टिफाई कैसे करोगे? तो इन केसेस के माध्यम से आप बताओगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऐसा कहा था, उस केस में ऐसा कहा था। देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं शमशेर सिंह केस। सिंपली यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा है, देखो गवर्नर इज बाउंड बाई एडवाइस ऑफ काउंसिल। इसका मतलब क्या है? इसका देखो सिंपल मतलब ये है कि जहाँ पर कुछ भी दिया ना गया हो, मतलब है कि कुछ ऐसा ना लिखा गया हो कि क्या करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या मान के चलना है, गवर्नर जो होते हैं उनको काउंसिल के एडवाइस पर ही काम करना है। मतलब कि अनलेस, जब तक कि संविधान में इसको लिखा ना गया हो कि इस टॉपिक पर जो गवर्नर है उनको अपनी बुद्धि से काम करना है, तब तक बाय डिफ़ॉल्ट क्या मान के चलेंगे, गवर्नर शुड वर्क ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आगे देखते हैं रामेश्वर प्रसाद केस। देखो इसमें इसको जस्ट ऐड ऑन है, मतलब आप इसको टॉप पे मत डालना आंसर में, इसको लास्ट में डालना। ठीक है, इसमें कहता क्या है कि इंडिविजुअल ओपिनियन जो है, मतलब पर्सनल जो राय है गवर्नर की, वो मैटर नहीं करती है। किस केस में? अगर प्रेसिडेंट रूल को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस पर डिस्कस नहीं करेंगे अभी हम, बस जान लेना है आपको कि इस केस में कोर्ट ने कहा था गवर्नर की पर्सनल ओपिनियन यहाँ मैटर नहीं करेगी। आगे देखते हैं, देखो नबम रेबिया केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस संदर्भ में गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर के संदर्भ में ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। बट देखो ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, देखो प्रीलिम्स में कब आप देखे होगे, पूछता है कभी कभी, यहाँ पर केस का नाम दे देगा, यहाँ पर ऑप्शन दे देगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, आप वहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि इस आर्टिकल में तो जो नबम रेबिया केस है वो किसके रिगार्डिंग दिया गया है, तो गवर्नर के पावर के रिगार्डिंग दिया गया है। लेकिन नहीं, ओरिजिनली जो केस है ये, इसका कोर मुद्दा क्या था यहाँ पर, तो स्पीकर के बारे में था, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के उनके बारे में था। ठीक है, तो ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर देखो कहता है, इसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर स्पीकर हैं, है ना, स्पीकर हैं, उनका ऑलरेडी उनके रिमूवल का मोशन चल रहा है, उस केस में वो किसी एंटी डिफेक्शन लॉ के मुद्दे को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सिंपल बात ये थी। अब देखते हैं हमारे काम की चीज़ यहाँ पर क्या है। देखो हाँ, यहाँ देखो कहता है आर्टिकल 163, कोर्ट ने कहा था इस केस में आर्टिकल 163 डज नॉट गिव गवर्नर जनरल डिस्क्रिशनरी पावर। कहता है कि आर्टिकल जो 163 है वो जनरली इन जनरल डिस्क्रिशनरी पावर नहीं ग्रांट करता है गवर्नर को। ठीक है, कहता है द एरिया ऑफ डिस्क्रिशन, जहाँ पे उनका अपनी बुद्धि से काम करना है, काफ़ी लिमिटेड है, काफ़ी छोटा है। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखेंगे हम, एसेंट देना, विथहोल्ड करना, रेफरिंग बिल टू प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम, डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, गौर करो यहाँ पर क्या बोला गया है, रेफरिंग अ बिल टू प्रेसिडेंट। ठीक है, आप लिख सकते हो एग्जाम में कि नबम रेबिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एरिया ऑफ डिस्क्रिशन गवर्नर का होता है वो लिमिटेड है। उस लिमिट में क्या क्या आता है, पहला था एसेंट देना, बिल को विथहोल्ड करना, एंड बिल को प्रेसिडेंट के लिए रेफर करना। ठीक है, डिस्क्रिशन में आता है। बट देखो यहाँ पर कहता है इवन इन दिस लिमिटेड एरिया, कहता है गवर्नर्स चॉइस ऑफ एक्शन शुड नॉट बी फैंसीफुल। मतलब डिस्क्रिशन का मतलब ये नहीं है कि आपको जो मन में आप कर रहे हो, नहीं, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू आ जाता है। समझते हैं इसको, तो इसको डील कैसे करेंगे हम समझते हैं। हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, कोर्ट क्या है यहाँ पर कि कोर्ट ने एक टाइमलाइन सेट करी थी कि 3 महीने के भीतर भीतर जो गवर्नर होते हैं उनको क्या करना है, बिल पे क्या करना है, एसेंट देना है, वापस करना है, उनको तय कर लेना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको कि नबम रेबिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर की होती है वो जनरल नहीं है, लिमिटेड है। ठीक है, आर्टिकल 163 जनरल डिस्क्रिशन नहीं देता है गवर्नर को, तो क्या करता है, लिमिटेड, एक छोटा सा दायरा है उनके डिस्क्रिशन का, उस दायरे में क्या क्या आता है, तो एसेंट देना, विथहोल्ड करना, बिल को रिकमेंड करना, जो भी करना। ठीक है,
हम ध्यान किस पे देंगे, फोकस किस पे करेंगे हम? कोर्ट ने ये भी कहा था यहाँ पर, उसी केस में कहा था, नवम रेबिया केस में कोर्ट ने कहा था कि अगर गवर्नर जो हैं वो आर्बिट्रैरिली इस पावर को यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर बैठे हुए बिल पे आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, ऐसा कुछ हो जाता है, तो जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर कोर्ट कर सकती है। मतलब कि कोर्ट ने इस केस में भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से वंचित नहीं है ये। मतलब कि अगर कहता है, देखो, गवर्नर्स चॉइस ऑफ एक्शन शुड नॉट बी फैंसीफुल आर्बिट्रेरी, गवर्नर जो उसका एक्शन है गवर्नर का, वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट। तो कोर्ट यहाँ पर डिसाइड कर सकती है। तो मुद्दा क्या था, क्या कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है? तो ऑब्वियसली कोर्ट कैन इंटरफेयर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वापस से आते हैं आर्टिकल पे, पेपर पे। देखो, एक बहुत अच्छा इसमें आयाम बताया गया है। कहता है, देखो, हम जानते हैं जो संविधान हमारा है डिफरेंट सोर्सेज से मिलके बना हुआ है। सबसे बड़ा किसका इम्पैक्ट है उसका उस पर? तो GOI 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बहुत बड़ा उस पर इम्पैक्ट है। ठीक है, तो अपने मेंस के पेपर में हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे डाल सकते हैं कि आर्टिकल 200 जो है, जहाँ पे कि जो गवर्नर है उनको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, आपको बिल को क्या करना है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, वो किसके सिमिलर है? तो सेक्शन 75 ऑफ GOI 1935 आप लिखोगे इस तरह से। फिर क्या बताओगे कि सेक्शन 75 जो था उस एक्ट का, उसमें क्या बोला जाता था? गवर्नर को क्या करना है बिल के साथ में, वो उनका डिस्क्रिप्शन था। एक फ्रेज था, गवर्नर इन हिज डिस्क्रिप्शन। इस फ्रेज को आर्टिकल 200 को जब लिखा जा रहा था वहाँ पर इसको यूज़ नहीं किया गया। मतलब कि जो संविधान निर्माता थे उनका ये उद्देश्य था कि गवर्नर को बाउंड किया जाए, उनको बाध्य किया जाए। किस चीज़ के लिए? एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। आप इसको इस तरह पुट कर सकते हो। आगे देखते हैं। देखो, इसी टॉपिक का एक अलग देखेंगे आयाम क्या है, अलग एस्पेक्ट क्या है। यहाँ देखो, इस पे ध्यान दो। हाँ, सरकारी या कमीशन जो है वो डिफरेंट चीज़ों को बोलता है। एक छोटा सा देखो एक मुद्दा है, वो कहता है कि इन जनरल क्या है, हम जानते हैं जो गवर्नर है उनको क्या करना है, किस पे काम करना है? एडवाइस ऑफ काउंसिल पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कमीशन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग अगर गवर्नर को लगता है कि बिल असंवैधानिक है, ठीक है, असंवैधानिक है, उस केस में वो अपने डिस्क्रिप्शन पर काम करते हुए बिल को रोक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, किसने बोला है? सरकारी या कमीशन ने। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम कि कोर्ट को इंटरफेयर क्यों करना पड़ा। तो इसमें देखो मुद्दा उठाया गया है कि मानते हैं इस चीज़ को कि संविधान में टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। इसका गलत यूज़ करते हुए कितने गवर्नर्स ऐसे हैं जो कि बिल पर 2 ईयर्स 3 ईयर्स तक बैठे हुए हैं, वो एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और देखो इशू है, यहाँ देखेंगे हम। एक सेकेंड, यहाँ देखो। हाँ, कहता क्या है कि कोर्ट को यहाँ पर क्यों आना पड़ा? तो एक देखो आर्टिकल है 355 जो इम्पोजेज अ ड्यूटी अपॉन सेंटर यूनियन टू डायरेक्ट द गवर्नर टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 200। कहता है कि यहाँ पर केंद्र को क्या करना चाहिए था? 355 को यूज़ करते हुए ऐसे जो गवर्नर्स हैं जो अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहे हैं आर्टिकल 200 के अंतर्गत, उनको वो निर्देशित कर सकता है, ठीक है, कि आप इस ड्यूटी को निभाओ। बट केंद्र ने भी ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो कोर्ट को क्या करना पड़ा? मजबूरी में उसको इंटरफेयर करना पड़ा। तो आप देखो इसको इस तरह कंक्लूड कर सकते हो। आप लिखोगे कि हाँ, कोर्ट कैन इंटरफेयर। हमने देखा है डिफरेंट केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इंटरफेयर करेंगे अगर चीज़ें सही नहीं जा रही है तो। सेकंड देखेंगे कि गैप कहाँ रह गया है। तो आर्टिकल 355 जो है उसका यूज़ करते हुए केंद्र कह सकता था गवर्नर को कि तुम ऐसा ऐसा अपना काम करो, बट उसने ऐसा नहीं कहा तो कोर्ट को आना पड़ा। थर्ड क्या देखेंगे हम कि डिस्क्रिशनरी पावर जो गवर्नर की हैं वो जनरल नहीं है, वो संविधान में दी गई हैं कि यहाँ पे आपको यूज़ करना है। तो अगर जहाँ पे कहता है कि डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया गया है, वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट माना जाएगा कि गवर्नर को काउंसिल के एडवाइस पर ही काम करना है। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है वेलफेयर एट मर्सी ऑफ द मशीन। इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे कि क्या मशीन को यूज़ करके, सॉफ्टवेयर टूल्स को यूज़ करके जो स्कीम्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो कल्याणकारी काम होते हैं, उसमें करप्शन को कम कर सकते हैं क्या। ठीक है, ये मुद्दा है। डिस्कस देखो कैसे करेंगे। इसमें एग्जाम्पल लिया गया है आंगनवाड़ी वर्कर्स का, आंगनवाड़ी स्कीम का। समझते हैं उसको हम। ठीक है, यहाँ देखो कहता है कि आंगनवाड़ीज वेयर फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया? 75 में। क्यों? चाइल्ड का जो कुपोषण है उसको दूर करने के लिए। सिंपल सी बात है। यहाँ देखते हैं
तो एवरी सेंटर, जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं, तो हर सेंटर पे कहता है एक आंगनवाड़ी वर्कर एंड एक हेल्पर होना चाहिए, दोनों वेमेन होनी चाहिए, लोकल समुदाय की, मतलब ज़्यादा दूर की नहीं, जहाँ पे रहती हैं उनको समझती हैं इसलिए लोकल चाहिए, ठीक है। अलॉन्ग विथ कहता है प्री स्कूल सर्विसेज दी जाती हैं यहाँ पर, लीगली मैंडेटेड टेक होम रेशंस फॉर चिल्ड्रन, मतलब खाना मिलता है बच्चों को, जो 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन हैं, उनको भोजन दिया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने किया क्या है, तो मैंडेटरी फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो FRS है उसको कंपलसरी कर दिया है आंगनवाड़ी के लिए। इसके देखेंगे इम्प्लीकेशंस को अब हम। देखो तो इसमें एग्जाम्पल लिया गया किसका, आंगनवाड़ी का, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1975 में, ठीक है। क्यों, तो बच्चों का जो कुपोषण है उसको दूर करने के लिए। तो मेनली इसमें होता क्या है, तो वैसे बच्चे जो 3 साल से कम उम्र के हैं, 3 साल से कम एज के हैं वैसे बच्चे, प्रेग्नेंट वुमन, ब्रेस्ट फीडिंग वुमन जो होती हैं, उनके लिए कहता है कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ राशन मिलता है उनको, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, एक FRS फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, इसको मैंडेटरी कर दिया है कि वैसी महिलाएं, एक सेकेंड, तो वैसी विमेन जिनको कि स्कीम से बेनिफिट चाहिए, उनको क्या करना होगा, टेक्निकली अपग्रेड होना पड़ेगा। कैसे, उनको फ़ोन चलाना आना चाहिए, सबसे पहले स्मार्टफोन होना चाहिए, उसमें नेट पैक सही होना चाहिए, मतलब नेट सही से काम करना चाहिए, ऐप को इंस्टॉल करना आना चाहिए, है ना। जैसे कि आधार कार्ड को लिंक कैसे करते हैं अकाउंट से, वो पता होना चाहिए, OTP क्या होता है, किसको क्या करना है, कैसे कहाँ पहुँचना है। तो गवर्नमेंट का उद्देश्य तो अच्छा है, जो जो इलीगल बेनिफिशियरीज हैं उनको हटाने का, लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या हो जाती है, जो एक्चुअल नीडी विमेन है वो गरीब तबके से आती हैं, उनको उतना पढ़ना लिखना नहीं आता है, आप उनको इतना हाई फाई टेक यूज़ करने बोलोगे तो दिक्कत होगी ना। तो बेनिफिशियरी जो बेनिफिट्स है वो इन तक पहुँच नहीं पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक और इसका एस्पेक्ट है कि मुद्दे तो कई सारे हैं, जैसे कि करप्शन एक मुद्दा है, उस तरह से क्या है, सप्लाई इशू मुद्दा हो जाता है हमारा, जो क्वालिटी है फूड की वो मुद्दा हो जाता है, ठीक है। तो करप्शन इज़ जस्ट वन इशू। यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जिनको टारगेट कर रहे हो, जिन ग्रुप को टारगेट कर रहे हो आप, वो क्या है, अनप्रिविलेज्ड हैं, उनको उतना पढ़ना लिखना नहीं आता, वो गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उनको नॉलेज नहीं है कि ऐप्स को यूज़ कैसे करना है, क्या करना है। आप इसके बदले में क्या करो कि कुछ अदर चीज़ों को इन्वॉल्व करो, जैसे कि महिला मंडल्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उससे क्या होगा कि जो ग्राउंड वर्क है आपका, उसका देखो, उसका मतलब जड़ फैलेगा। मतलब क्या है, यहाँ देखो कहता है विमेन फेकिंग प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन फेकिंग रेशंस, कहता है देखो अगर महिला मंडल को तुम लूप में लेते हो, उससे फ़ायदा क्या होगा कि वो जानती हैं, उनके लोकेलिटी में जो महिलाएं हैं उनको जानती है वो क्या है, अगर वो प्रेगनेंसी को फेक करती हैं उनको पता चल जाएगा। मतलब एक कह सकते हो कि सामाजिक रूप से चेक को, तुम एक चेक एंड बैलेंस को इंस्टॉल कर सकते हो बिना इन ताम झाम का। इसका देखो इसमें कोर क्या समझा हमने, तो व्हाट इज़ इन द मूल, कोर में क्या है हमारा, देखो इसको हम कंक्लूड कैसे करेंगे। फर्स्ट लिखेंगे कि कोई स्कीम अगर मार्केट में आती है सरकार के द्वारा, उसका फोकस क्या होना चाहिए कि उसका टारगेट कौन सा ग्रुप है, ठीक है, वल्नरेबल ग्रुप है, कोई एजुकेटेड ग्रुप है, क्या है, ठीक है। सेकंड कहता है कि अगर जो गरीब लोग हैं आप उनके लिए कुछ स्कीम लेकर के आते हो, तो वहाँ पर अगर आप ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ को डाल देते हो, जैसे कि ऐप इंस्टॉल करो, ये करो, वो करो, उससे देखो दो दिक्कतें हैं। पहला क्या है, फर्स्ट दिक्कत क्या हो जाएगा कि वो घबरा जाएंगे कि हमको तो ये सब करना नहीं आता। सेकंड क्या है, वो किसी और के पास जाएंगे कि मेरे को बताओ कैसे होता है, वहाँ पे भी करप्शन देखो स्टार्ट हो सकता है। वो क्या करेगा, सही से बताएगा नहीं तो बोलेगा मेरे को तुम कमीशन दो। मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आप लिख सकते हो कि स्कीम कोई आती है मार्केट में गवर्नमेंट के द्वारा, उसका फोकस क्या है कि टारगेट किसको हम करते हैं, हमारा अप्रोच क्या है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो टेक्निकलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना है किस पर डिपेंड करता है, हमारे टारगेट ग्रुप पर। आप इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हो। आगे देखते हैं, देखो हम फटाफट आगे बढ़ते हैं, इसमें 2-3 फैक्ट्स बस जानने हैं हमें। पहला देखेंगे हम कि मेसर आइबेरिकस, मेसर आइबेरिकस क्या है, एक स्पीशीज़ है, प्रजाति है चींटी की, ठीक है। सेकंड देखेंगे हम मेसर स्ट्रक्टर क्या है, देखना इसमें लिखा हुआ है मेसर स्ट्रक्टर क्या होता है, ये भी चींटी की प्रजाति है। सेकंड चीज़ ये है। एक जो छोटा सा फैक्ट इसमें और देखेंगे हम, यहाँ पे कहता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ना, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो कहता है ओनली मैटरनली इनहेरिटेड, उसको हम सिर्फ मदर से इनहेरिट करते हैं। कोई छोटा बच्चा शिशु होता है वो अपनी माँ से, सिर्फ और सिर्फ मदर से उसको क्या मिलता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये हो गया। एक देखो लास्ट फैक्ट देखते हैं, एक छोटा सा स्टेटमेंट ध्यान रखना, अगर पूछता है पेपर में, यहाँ देखो
कहता है इट इज़ अज्यूम्ड, जनरली हम इस चीज़ को मानते हैं, व्हेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड इट विल बिलोंग टू सेम स्पीशीज़। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं, लेकिन कहता है एक रिसर्च में पाया गया है जो मर्कस आइबेरिकस चींटियाँ हैं ना, कैन प्रोड्यूस मेल ऑफस्प्रिंग ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। तो हमको बस ध्यान ये रखना है कि पूछता है पेपर में अगर कि क्या कुछ स्पीशीज़ ऐसे हैं जो कि जब प्रजनन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उस टाइम पे अलग स्पीशीज़ को जन्म दे सकते हैं, तो यस इट विल बी ट्रू। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मर्कस आइबेरिकस, ये देखा हमने। सेकंड क्या देखा, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है सिर्फ कहाँ से मिलता है, मदर से। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रेसिंग सारनाथ। इंपॉर्टेंट क्यों है ये, इसको देखो कल डिस्कस किया है हमने कि नेक्स्ट ईयर के लिए क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको नामित करने के लिए इसको नॉमिनेट किया गया है इंडिया के द्वारा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, देखो कुछ फैक्ट्स देखो हमने कल देखे हैं, कुछ आज देखते हैं। यहाँ पर देखो कहता है कि सारनाथ कहाँ है, रफली 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, किसके, बनारस के। बनारस के 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, पूछ सकता है डायरेक्शन किधर है, बनारस के नॉर्थ ईस्ट में क्या है, सारनाथ। क्या है ये बुद्धा ने क्या किया था, यहाँ पर फर्स्ट सरमन दिया था 528 BC में। आपको बताना है कि फर्स्ट सरमन जो बुद्ध का है उसको क्या कहते हैं हम, उसके लिए क्या स्पेशल शब्द दिया गया है। ठीक है, तो 528 BC में बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था यहाँ पर। ठीक है, एंशियंट टेक्स्ट में, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उनमें सारनाथ को क्या कहते हैं हम, मृगादावा ऋषिपत्तन। क्या कहते हैं, मृगादावा ऋषिपत्तन। ध्यान रखना है, सारनाथ को बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या कहते हैं हम, दो नाम देखिए दिया गया है, मृगादावा ऋषिपत्तन। ठीक है, अशोका ने क्या किया था, यहाँ पे लायन पिलर को बनवाया था। ओके, आगे देखते हैं। देखो बुक है एक, सारनाथ अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ प्लेस वेयर बुद्धिज्म बिगन। किसने लिखी है, फ्रेडरिक एशर ने। पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है, डेफिनेटली पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। हाँ, धमेक स्तूपा। धमेक स्तूपा देखो हम जानते हैं, सब कुछ पढ़े, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम कि बनवाया क्यों गया था, टू मार्क द एग्जैक्ट लोकेशन फ्रॉम वेयर बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन। कहता है जो धामेक स्तूपा है वो हम जानते हैं सारनाथ में है, बट इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है क्योंकि उसको बनवाया किस लिए गया था, मार्क करने के लिए उस प्लेस को जहाँ से बुद्ध ने अपना फर्स्ट प्रवचन दिया था, एग्जैक्टली उस जगह पे है ये। ठीक है, आगे देखेंगे हम। तो इसको पेट्रोनाइज किसने किसने किया है, इसको मतलब संरक्षण किसने दिया है, तो कुषाण हो गए, गुप्त हो गए। मौर्यास का देखा हमने अशोका के संदर्भ में, कुषाणास भी हैं, गुप्तास भी हैं। ठीक है, अब देखो कहता है यहाँ पर, ऐसा माना जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा कि इसको 12th सेंचुरी में ना इसको डिस्ट्रॉय किया गया। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम। तो इसमें एक फैक्ट कहता है, एक इसका मतलब कह सकते हैं आर्गुमेंट कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो 1193 में क्या करता है, बनारस आता है। ये चीज़ एस्टेब्लिश्ड है, तो उसमें कहते हैं लोग बनारस जब वो आया होगा उसी ने क्या किया होगा, सारनाथ को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। एक फैक्ट ये है। तो हमको प्रीलिम्स के लिए ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, 1193 में ऐबक कहाँ आता है, बनारस। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखो दूसरा एक फैक्ट कहता है, मतलब दूसरा अटकल यहाँ पे क्या लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि मिड 12th सेंचुरी में क्या होता है, बुद्धिस्ट को मजबूर किया जाता है उस जगह को छोड़ने के लिए। ठीक है, तो हो सकता है उनके छोड़ने के बाद रख रखाव नहीं ठीक से किया गया हो, वो ध्वस्त हो गया हो। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो दो फैक्ट्स। पहला कहता है कि सारनाथ में हम जानते हैं कि ब्रिटिश जो लोग थे वहाँ पर क्यों इतना इंटरेस्टेड थे, तो कहता है बनारस ऐसी जगह थी जहाँ पर कंपनी का प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रांग था। फर्स्ट फैक्ट ये है। सेकंड कहता है जगत सिंह कौन थे, दीवान ऑफ राजा चैत सिंह ऑफ बनारस। देखो कल देखा है हमने, इनका नाम डिस्कस किया था कि जगत सिंह कौन है, दीवान ऑफ राजा चैत सिंह ऑफ बनारस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो अकॉर्डिंग टू ASI जो हमारा है वो कहता है कि ये जो राजा जी है ना, इनका बहुत बड़ा रोल है ब्रिटिश के सारनाथ में इंटरेस्ट लेने से पहले। मतलब काइंड ऑफ मान के चलो कंजर्वेशन कौन कर रहा था, ये राजा चैत सिंह एंड जगत सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो डंकन हम जानते हैं, डंकन साहब ने क्या किया था, बनारस में क्या ओपन किया था, संस्कृत कॉलेज। कब, 1791 में। ठीक है, देखो एक और चीज़ है, एक था यहाँ पर ना धामेक स्तूपा, देखा हमने। सेकंड देखते हैं धर्मराजिका स्तूपा, हमने कल देखा है। अगर पूछता है कि सारनाथ में से कौन से स्तूपा जुड़े हुए हैं, धामेक भी हो जाएगा, धर्मराजिका भी हो जाएगा। तो धर्मराजिका स्तूपा को पहले क्या कहते थे हम, जगत सिंह स्तूपा। ठीक है, इसमें सिंपली हमने देखा है फैक्ट्स को
क्योंकि मेंस के लिए डिस्कस करने वाला इसमें कुछ मैटर है नहीं, बस फैक्ट जानना है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो बुद्धिज़्म इस साल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स में कि पिपढ़वा रेलिक्स के बारे में पढ़ा था हमने। उसको भारत ने कहाँ से मंगवाया है? हांगकांग से मंगवाया था, वापस अपने देश में ले आए हम लोग। देखो सारनाथ भी न्यूज़ में चल रहा है, तो बुद्धिज़्म आप अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये लास्ट टॉपिक हमारा आज का है, क्या कहता है? सिक्योरिंग वैलीज एंड स्लोप्स, ठीक है। हमने कल देखो डिस्कस करा था कि जो वेस्टर्न हिमालयाज़ हैं, कौन कौन से उसमें स्टेट्स आते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पर इतने हेवी रेन्स क्यों हो रहे हैं, है ना, इतनी बारिश क्यों हो रही है? कल देखा था हमने कि जो मानसून विंड हमारा है, जो मानसून ट्रफ होता है, जो कि जनरली गंगा वैली के आसपास घूमते रहता है, वो क्या हुआ है? नॉर्थ वार्ड शिफ्ट कर गया है, समझ, ठीक है। फिर देखा था हमने कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो ना बेसिकली ठंड के मौसम में क्या होता है, ठंड के मौसम में जो रेन होती हैं उसके लिए वो जिम्मेदार होते हैं। बट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग क्या हो चुका है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या हो रहे हैं? समर के मौसम को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। ओके, हमने देखा था कि जो WDs होते हैं ना, उनके पास भी मॉइस्चर होता है। जो मानसून ट्रफ है वो भी कहाँ पहुँच चुके हैं? नॉर्थ वार्ड शिफ्ट कर चुके हैं। तो दोनों मिल करके क्या अल्टीमेटली कर रहे हैं? जो वेस्टर्न हिमालयाज़ है वहाँ पर ज़्यादा बारिश करा रहा है। आप इसको देखो, डीपली डिस्कशन देखना है, आप देखो लास्ट लेक्चर में, ठीक है। यहाँ पे क्या देखेंगे हम? इसमें डिस्कस देखो करता है कि डिज़ास्टर आया, ठीक है, हमने कैसे उसको मैनेज किया और क्या करना चाहिए था। मतलब अगर पूछता है मेंस में रिगार्डिंग डिज़ास्टर्स, आप लिख सकते हो कि जो पहाड़ी एरियाज़ हैं वहाँ पर दिक्कत क्या है ना, वहाँ पे लूप होल्स कहाँ हैं और क्या हम कर सकते हैं, देखते हैं उसको। देखो, तो ये जो आर्टिकल हमारा अभी ये वाला है, इसमें बेसिकली बताता क्या है, कुछ नाम दिया गया है, कुछ ऐप्स के नाम है, कुछ सिस्टम्स के नाम है, ठीक है, जिसको कि इम्प्लीमेंट हम करते हैं डिज़ास्टर को रिस्पॉन्ड करने में या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप मेंस में जो कहते हो यूज़ कर सकते हो कि ये ऐप्स हैं, इनका ये काम है, ठीक है। हम डिस्कस यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि आखिर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर मेन दिक्कत क्या है ना। तो देखो, फर्स्ट कहता है कि जो माउंटेनियस जो हमारा टेरेन है, जो एरियाज़ है, वहाँ पर बेसिकली क्या होता है? क्लाउड बर्स्ट इवेंट ज़्यादा होता है। व्हाट इज़ क्लाउड बर्स्ट? तो काफ़ी लोकलाइज्ड, काफ़ी कम स्मॉलर एरियाज़ में होता है, हमने देखा था, ठीक है। तो दिक्कत क्या है? इसको हम ना भांप नहीं सकते हैं। मतलब क्या है? ये बिना वार्निंग के कभी भी आ जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जो देखो रडार्स होते हैं, उनको डॉपलर रडार्स कहते हैं, DRs कहते हैं, ठीक है। DRs जो हैं वो यूज़ होते हैं इन क्लाउड बर्स्ट इवेंट को फोरकास्ट करने के लिए। बट दिक्कत क्या हो जाती है? जो पहाड़ी क्षेत्र हमारे हैं ना, वहाँ पर हर जगह पे इन DRs को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, इनको हम पुट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि दिक्कत है, काफ़ी हाइट पे इसको हम कैसे लगा पाएंगे। और जो क्लाउड बर्स्ट होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो काफ़ी लोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है। मतलब इनको अगर ये छोटा सा एरिया एक मोहल्ले वाइज, ठीक है, वैसे होता है, तो हर मोहल्ले में DRs को इम्प्लीमेंट करना तो प्रैक्टिकल बात नहीं है, ठीक है। सेकंड कहता है, सेकंड जो दिक्कत देखो देखने को मिली है इस त्रासदी के अंतर्गत, कि लोग हैं उनको पता है कि सायरन बज रहा है, मतलब ऐसा सिस्टम है, सायरन बज रहा भागना है, बट उनको ये नहीं पता है कि कहाँ जाना है, ठीक है। उनको सब कुछ पता है, ऐप क्या है, सिस्टम क्या है, सब ओके है, बट दिक्कत क्या है कि किस तरफ जाना है, ठीक है, शेल्टर कहाँ पर लगा हुआ है, रिस्पॉन्स केंद्र कहाँ है, उनको जानकारी इस चीज़ की नहीं है, ये देखने को मिला है। एक और इसका देखो एस्पेक्ट है, क्या है कि हमने कि डिज़ास्टर आया, ठीक है, हमने सायरन को प्रेस किया, जो भी किया हमने, मतलब रिस्पॉन्स किया, गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया, ठीक है, रिस्पॉन्ड किया उस चीज़ को, तो लोग नहीं जा पाए, उनको जानकारी नहीं थी, एक तो वो चीज़ें। सेकंड कहता है कि हमने जो रोड्स बनाए हुए हैं, जो हमने कंस्ट्रक्शन करी हुई है, वो ऐसे हैं, ऐसे एरियाज़ में हमने करी हैं कि डिज़ास्टर के आते ही वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब वो ध्वस्त हो गए पूरी तरह से। इससे क्या दिक्कत हुई कि जो लोग जहाँ फंसे हुए हैं वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है कि जाना किधर है, क्या करना है, किस तरफ भागना है। सेकंड क्या देखा हमने कि हमने जो डेवलपमेंट के देखो जो काम किए हैं, तो हमने नेचर को ताक पे रखा, जो वातावरण है उसके अगेंस्ट हमने काम किया, कंस्ट्रक्शन किया, वो कंस्ट्रक्शन भी काम नहीं आ रहा है, वो भी टूट टाट जा रहा है, ख़राब हो जा रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि 3 चीज़ें हैं, रिस्पॉन्स, रिकवर, रीस्टेबिलिटी। रिस्पॉन्स, रिकवर, रीस्टेबिलिटी। रिस्पॉन्स देखा हमने, डिज़ास्टर आया, हमने रिस्पॉन्ड किया, सरकार ने रिस्पॉन्ड किया। रिकवर क्या होता है? रिकवर का मतलब क्या है कि आपको बचाना है चीज़ों को, जो नुकसान हो रहा है, जो लोग हैं उनको जहाँ फंसे हुए हैं आप निकालो उसको वहाँ से। व्हाट इज़ रीस्टेबिलिटी? तो जो नुकसान हो चुका, जो चीज़ें ख़राब हो गई, उसको फिर से बनाना। तो यहाँ पर देखो कहता है, आप इसको लिख सकते हो इस तरह से कि हमने कंस्ट्रक्शन कैसे किया था, बिना वातावरण को ध्यान में रखे हुए,
बट अब हमको मौका मिला है फिर से करने का, हम क्या करेंगे, स्लोप्स किस तरह जा रहे हैं, नदी का रास्ता क्या है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम फर्दर ऐसी रोड्स को बनाएंगे जो एटलीस्ट डिज़ास्टर में एक रास्ता दे सकें। मतलब आपदा आ रही है तो वो एटलीस्ट हमारा जो रोड है वो कुछ हद तक काम करे, ठीक है, आते ही मतलब ख़त्म नहीं हो जाए। फिर कहता है यहाँ पर है कि इलीगल माइनिंग है, मतलब बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली हम ध्यान नहीं देते हैं, हम बस क्या करते हैं, एक फॉर्मेलिटी है, हमने सड़क को बना दिया। और ऐसा नहीं, सड़क बनाना मतलब पहाड़ों में काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है, बहुत डिफ़िकल्ट काम है, काफ़ी मतलब अप्रिशिएशन मिलना चाहिए इस चीज़ को। लेकिन वो किस काम का कि हल्का सा कुछ आया वो ख़त्म हो जा रहा है, हमारा पैसा गया, नुकसान हुआ, जो हमने ऑलरेडी इन्वायरमेंट को लॉस पहुंचाया है वो तो है ही, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर बेसिकली, रिस्पांस, रिकवर, रीस्टेबिलिटी में क्या देखा हमने कि रिस्पांस तो हमने किया, हमने बताया कि ये ऐप है, इसको डाउनलोड करो, ऐसे बेल बजेगी जो होगा, बट लोगों को जाना कहाँ पर है, कहाँ जाना है, किस तरफ भागना है, उनको पता नहीं है, शेल्टर पॉइंट्स कहाँ है पता नहीं है, कहाँ से कम्युनिकेट करना है वो नहीं जानते हैं। सेकंड क्या देखा हमने कि ड्यू टू ब्रेकेज, ब्रेकेज मतलब क्या है, रोड टूट गए, ब्रिज टूट गए, जो लोग जहाँ फंसे हुए हैं वहीं फंसे रह गए। थर्ड क्या देखा हमने कि अगर हम दोबारा कुछ करते हैं, रोड्स को बनाते हैं, तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, इन मुद्दों को ध्यान रखना चाहिए, इनके कहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है, नदियों का रास्ता कैसा है, जो स्लोप है पहाड़ों का, क्योंकि जो वेस्टर्न हिमालय हम जानते हैं वो काफ़ी खड़ी, काफ़ी स्टीप स्लोप है उनका, ढलान वाला नहीं है, काफ़ी खड़ा है, ठीक है। उस पर बड़ी बारीकी से हमको ध्यान रखना है कि डिज़ास्टर्स अगर आते हैं तो किस प्रकार से मिनिमम लॉस, हमारा लॉस तो देखो होगा बट मिनिमम लॉस हो सके, किसका, लोगों का, पैसा का एंड इन्वायरमेंट का, ठीक है। देखो इसमें एक नाम है, बस ध्यान रखना है आपको, यहाँ देखो आपदा मित्र, एक सेकेंड, आपदा मित्र क्या है, फ्रेंड्स इन डिज़ास्टर प्रोग्राम है। एक देखते हैं एक और चीज़, एक सचेत करके देखो ऐप दिया गया, सचेत ऐप दिख नहीं रहा, आप देख लेना, सचेत ऐप है, आपदा मित्र प्रोग्राम है। यहाँ देखो कुछ ड्रोन्स हैं, मतलब ये नाम दिए गए हैं डिफरेंट टेक्स्ट के, जिनको गवर्नमेंट यूज़ करी किस चीज़ में, रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है। बट ज़रूरत यहाँ पर क्या है, आप रिस्पॉन्ड करो लेकिन बताओ कि जाना कहाँ है एक्चुअली, ठीक है, ताकि नुकसान कम हो पाए। तो इस टॉपिक को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। आपको लगता है अगर कि कुछ फ़ायदा पहुँच रहा है थोड़ा सा भी अगर, प्लीज़ इसको शेयर करो एंड प्लीज़ हेल्प करो बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।